हुआ है सर। ओके। 3 सेशंस होने वाले थे आज और कल था, लेकिन कोई लिंक तो नहीं आई ग्रुप पे। हाँ हाँ, तो रेज्यूमे सेशन हुआ है, तो मे बी एचआर सेशन होगा। आई विल टॉक विद जयेश सर, तो मे बी प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग हो सकता है। ठीक है, मॉर्निंग सबके लिए कन्वीनियंट है क्या टुमारो? सेम 7 AM? यस सर। ठीक है, तो आई विल डिस्कस विथ जयेश सर, एंड जैसे हमारा क्लास एंड होता है बिफोर 10 PM आपके ग्रुप पे अपडेट आ जाएगा। ठीक है, अगर टुमारो मॉर्निंग लेक्चर होता है तो। अगर नहीं होता है, मतलब कुछ भी अपडेट नहीं आता है, तो कंसिडर करना टुमारो मॉर्निंग को आपका लेक्चर नहीं है। एंड जब भी सर अवेलेबल होते हैं, आई विल चेक कब अवेलेबल होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वी विल शेड्यूल दैट वन। ठीक है, एंड अभी आपको एटलीस्ट रिज्यूम के बारे में तो आइडिया आ चुके हैं, रिज्यूम कैसे बिल्ड करना है, राइट? रिज्यूम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, रिज्यूम में क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है, ऑल दिस थिंग्स। तो यही चीजें आपको करना क्या है, रिज्यूम बिल्ड करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, एंड ऑलरेडी 2 people फ्रॉम योर बैच प्लेस हुए हैं, राइट? बिफोर तो हुए थे, लेकिन अगेन हुए। आई थिंक अवदेश इज वन ऑफ देम, एंड आई थिंक जस्ट लेट मी चेक, समवन एल्स वाज आल्सो देयर। कौन था? आई थिंक किसी ने मैसेज किया था मुझे, आई जस्ट फॉरगेट। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस अवदेश, आपको आई थिंक प्लेसमेंट हुआ है रिसेंटली, एंड थैंक यू सर। या एंड जस्ट ब्रीफली फॉर 2 to 3 minutes आपका जो भी एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग इंटरव्यू, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर जो भी कुछ एक्सपीरियंस है, यू कैन शेयर विद अस। या डेफिनेटली सर। सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि मैं बिल्कुल पूरी तरीके से नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। अभी मैं बैंकिंग फील्ड में जॉब कर रहा हूँ और मेरा जो ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग से वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रहा है। तो स्टार्टिंग फेज में मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी कोडिंग को लेके, लाइक पाइथन को लेके। तो वो मैंने जो है वो प्रैक्टिस से ही फिक्स करी है, लाइक नंबर ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि जब भी मैंने अब तक कम से कम तो भी 10 से 12 इंटरव्यू दिए। तो स्टार्टिंग के 3-4 इंटरव्यू में तो मैं कोडिंग राउंड में से ही बाहर हो गया था। तो प्रॉब्लम मेरे साथ कोडिंग में थी, तो उसको मैंने फिक्स किया। उसके बाद में जब कोडिंग राउंड निकलने लगे, बेसिक क्वेश्चन ही करते हैं वो कोडिंग में, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करते। इजीली लिस्ट से रिलेटेड या डिक्शनरी से रिलेटेड क्वेश्चन ही रहते हैं, जो सिंपल आपको जो लूप है फॉर लूप इससे हो जाएगा इजीली, सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चंस करते हैं वो जनरली आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड और जेन एआई से रिलेटेड, मोस्ट ऑफ द 80% क्वेश्चंस वहीं से होते हैं। और मशीन लर्निंग का पार्ट वो थोड़ा सा 20%, वो भी आ, जहाँ पर उनको एमएल की रिक्वायरमेंट है वो, अदरवाइज वो जेन एआई वाला टॉपिक से ही सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मोस्ट ऑफ। मैंने बहुत सारी कंपनी में दिया है, मैंने एसेंचर में दिया है, डेलॉइट में दिया है, ईवाई में दिया है, डेटा ईज, कोडियंट। फाइनली मंत्रा में मेरा ऑफर आया है, डेटा ईज से मेरा पाइपलाइन में है। तो 2 ऑफर थे मेरे पास में। तो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, जिसमें से वो, जैसे मैंने प्रोडक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट लगाया था वो अनस्ट्रक्चर्ड लाइब्रेरी का जेन एआई का रैक बेस्ड चैटबॉट एआई असिस्टेंस बना का प्रोजेक्ट था मेरा। तो उसमें वो जनरली क्वेश्चंस जो करते थे वो यही करते थे कि आपका अ, जो डेटा हैंडलिंग वाला पार्ट है, जिसमें अ, जो डेटा को एक्सट्रैक्ट करने वाला पार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनके रहते थे। जैसे कभी वो इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन करते थे, फिर डिफरेंट टूल्स के बारे में पूछ लेते थे, चाहे AWS हो, चाहे टेसरेक्ट हो, या फिर अज्योर का एआई, अज्योर एआई हो। तो स्टार्टिंग पार्ट में मैं अपना प्रोजेक्ट जब कंप्लीट करता था तो 15 से 20 मिनट वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्रॉस क्वेश्चन आपसे करेंगे, लाइक रैक पाइपलाइन में इंडेक्सिंग पार्ट हो गया, चाहे ऑगमेंटेशन हो गया, चाहे जनरेशन हो गया, चाहे रिट्रीवल हो गया। फिर वो एडवांस रैक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते थे। उसके बाद में एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में वो एजेंटिक रैक पूछ लेते थे, या फिर एवेल्युएशन ऑफ मैट्रिक्स, हेलुसिनेशन। जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं बता रहा हूँ जो सभी जगह मुझे मिले। एक हेलुसिनेशन से रिलेटेड अच्छा आंसर आपको होना चाहिए।
रैक पाइपलाइन से रिलेटेड आपको स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे रिट्रीवल पार्ट हो, आप कौन कौन से रिट्रीवल आप यूज कर सकते हो लाइक इवोल्यूशन के लिए। रैग में इवोल्यूशन के लिए जो रागास मैट्रिक्स है, जो चारों के चारों मैट्रिक्स हमने पढ़े हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग कमांड होनी चाहिए। फिर इसके बाद में आपको प्रॉम्प्ट से रिलेटेड कई बार वो प्रॉम्प्ट भी लिखवा लेते हैं आपसे, क्योंकि जेएनएआई में मोस्ट ऑफ द काम जो होता है वो प्रॉम्प्ट से होता है। आप वो प्रॉम्प्ट कई बार राइट करवा लेते हैं, या फिर आपको सिनेरियो देंगे, वो प्रॉम्प्ट लिखने के लिए बोल देते हैं। तो उसमें मैंने देखा 3 से 4 इंटरव्यू में प्रॉम्प्ट से रिलेटेड चीजें भी पूछा है। इसके बाद में मशीन लर्निंग के कुछ क्वेश्चन है जो 20% पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ से एक क्वेश्चन करता है, एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड करता है। और आपको नॉर्मल कुछ एल्गोरिथम पता होनी चाहिए, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक और डिसीजन ट्री। फिर इसके बाद में अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग में बैगिंग और बूस्टिंग टेक्निक। तो इतना ही क्वेश्चन करें, ये 4-5 क्वेश्चन ही मशीन लर्निंग में सारे इंटरव्यू में यही थे। पर अगर मुझे तो एमएल का फिर भी डीप क्वेश्चन पता थे, पर यही क्वेश्चन थे जो रिपीटेड एमएल में थे। बाकी जेएनएआई पार्ट में आपको लैंग्राफ से पूछेगा कि जो बेसिक कंपोनेंट है, चाहे वो स्टेट मेमोरी हो, एज हो, या फिर नोड हो, इनसे रिलेटेड। फिर स्टेट मेमोरी कैसे वो काम करती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो मेजरली यही क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन हर इंटरव्यू में रिपीट होता है। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस था, जहाँ पर मुझे स्टार्टिंग फेज में कोडिंग में प्रॉब्लम हुई। मेरा जो टेक्निकल पार्ट था, जो थ्योरी पार्ट था, वो तो अच्छा था, वो तो हर जगह हो ही जाता था। कोडिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत होती थी, तो मेजर है, वो आप देख लेना, क्योंकि 15 मिनट ही देते हैं वो टाइप करने के लिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। Hi Adesh. हाँ, अच्छा, First of all, congratulations for the selection. थैंक यू। Tell me something more briefly about Accenture interview. What kind of difficulties you have faced? एक्सेंचर में सबसे पहले तो 3 राउंड होते हैं, उसमें फर्स्ट आपका टेस्ट होता है। आप जब भी एक्सेंचर में अप्लाई करोगे तो आपको एक टेस्ट की लिंक होती है, जो हैकर लिंक, हैकर साइट है शायद, उससे वो लिंक करके वो देते हैं। तो आप उसमें चीटिंग नहीं कर सकते। तो उसमें मतलब कीबोर्ड भी आपका, कुछ भी डिवाइस अटैच की नहीं होती, तो वो इजीली रहता है। आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और एक कोडिंग से रिलेटेड, मुझे एमएल पाइपलाइन से रिलेटेड था, वो इजी था। लीनियर रिग्रेशन का वो कोडिंग था वो। उसके बाद में आपका फर्स्ट राउंड होता है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड करीब 1 आवर का चला था, तो वो मेरा क्लियर था। टेक्निकल राउंड के बाद में थर्ड, मतलब जो थर्ड स्टेप रहता है उनका, उसमें मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से उनका जो मैनेजरियल राउंड था शायद, वो उसमें टेक्निकल के अलावा मैनेजर्स लोग भी थे। तो वो मेरे बैकग्राउंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, शायद मैं वहां पर लैग हो गया। तो उन्होंने क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने टेक ही दिखाया है, इस कारण से शायद मे बी। तो क्योंकि मैंने जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें एमएल का दिखाया था, तो उन्होंने एमएल से रिलेटेड चीजें पूछा। फिर मेरे से क्लाइंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश भी कर रहे थे कि क्लाइंट कौन था। पूछते नहीं है, पर वो उन्होंने पूछ लिया, हो सकता है उनको डाउट हुआ हो। तो वो राउंड मेरा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में उन्होंने पकड़ लिया मुझे, मैं कहूँगा एक प्रकार से। तो वो नहीं हुआ फाइनल राउंड, Okay, okay. ये था। यस। सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, वही क्वेश्चन ही डिस्कस किया, एमएल के वही क्वेश्चन थे। और आपके जेएनएआई के लैंग्राफ, लैंगचेन और रैक रैक से रिलेटेड क्वेश्चन थे। Okay, और okay. एक ट्रांसफार्मर वाला क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया। ट्रांसफार्मर आर्किटेक्ट हर सेकंड इंटरव्यू में वो पूछते हैं, ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर मतलब डिस्कस करने को लेकर, एंड टू एंड कैसे काम करता है। Okay, okay. Thank you. थैंक यू। या ऑल राइट, और किसी को कुछ क्वेश्चंस है? ऑल राइट।
हाँ, क्या बोला सुदर्शन आपको? मैंने इंदौर का लोकेशन बोला था, एक्चुअली मैं इंदौर में ही वकील हूँ, पर मेरे पास में एक पुणे का ऑफर है, एक अहमदाबाद का है। दोनों अभी हैं यहाँ से। एमसीपी मेरे 10 इंटरव्यू में एक इंटरव्यू में पूछा था उन्होंने एमसीपी का, और ज्यादा डीप में नहीं पूछा था। मैंने ऊपर ही ऊपर उनको बताया था कि एमसीपी जस्ट लाइक एडवांस टूल है। जैसे हम टूल कनेक्ट करते हैं एलएलएम से, वैसे ही एमसीपी हमें एक गेटवे प्रोवाइड करता है उन्होंने। और मैंने बोला उनको कि हाँ, अगर रिक्वायर रहेगा तो हम इस पे काम कर सकते हैं क्लाइंट साइड से, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत सारे एलएलएम है जिसमें ये फैसिलिटी मिलती है। तो फिर उन्होंने नहीं पूछा ज्यादा, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये न्यू चीज है। तो उन्होंने एक्सपीरियंस से रिलेटेड तो पूछ भी नहीं सकते ना, वो न्यू है। तो बस इतना पूछ के कि आप जानते हो कि नहीं, एक ही इंटरव्यू में पूछा था, बाकी किसी में नहीं। All right. And once again, congratulations, Avi, and all the best for your career. And thank you for guiding me brilliantly. थैंक यू सर। And I think Vinaya is also there. She is not present today, but उनका भी selection हो चुका है because their office commitment वो present नहीं है, but उनका भी selection हुआ है। ठीक है, तो कॉल अभी बहुत ज्यादा है। You can start your profile and आपको इजिली आइडिया आ जाएगा। कॉल्स आ रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं, बट जस्ट आपको प्रिपेयर करना है। जो हमने क्लास में लिया है, जो हमारे असाइनमेंट्स है, जो क्लास का डिस्कस चीज है, उतना करके जाते हो। प्रोजेक्ट्स जो हमने लिया था उतना डिस्कस करोगे, दैट दोज थिंग्स विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बट आपको ठीक से करना है सारी चीजें जो भी हमने डिस्कस किया है। उसमें कुछ मिस्टेक या फिर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एंड जैसे मशीन लर्निंग या फिर पाइथन का बेसिक जो हमने, इफ यू रिमेंबर, हमने स्टार्टिंग में आपके पैकेज के अकॉर्डिंगली डिस्कस किया था कि अगर आपका गोल इतना है तो आपको क्या क्या आना चाहिए। अगर आपका 20+ LPA गोल है तो क्या आना चाहिए, 30+ LPA गोल है तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर होना है। एंड आपका रिज्यूम सेशन ऑलरेडी हो चुका है, तो स्टार्ट बिल्डिंग रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम बिल्ड करने में आपको 2-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। रिज्यूम बिल्ड करने के लिए 2-3 दिन, नौकरी प्रोफाइल बिल्ड करने के लिए 2-3 दिन, तो ऐसे करते करते हमारा क्लास ही खत्म हो जाए। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब क्लास खत्म हो जाता है तो आपका पढ़ने का या फिर जो भी कुछ आपका लूप होता है, ये जो लूप में है आप उस लूप से बाहर आते हो तो उतना ज्यादा आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो आपको लगता है कि कुछ चीजें मिस हो गई, देन रिवीजन करने जाओगे, देन फिर कुछ मिस होगा, तो ये एक बार आप लूप से बाहर जाते हो तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 मंथ्स 6 मंथ्स कब बन गया, 6 मंथ 1 ईयर कब बन गया पता नहीं चलेगा। आपको स्विच करना था इमीडिएटली आफ्टर क्लास, बट इवन आफ्टर 6 मंथ आप स्विच नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, देन आपको क्लास का भी कुछ याद नहीं होता है। इसीलिए अभी के अभी अगर आपका गोल था स्विच करना, जॉब स्विच करना, तो स्टार्ट अप्लाइंग विदाउट डिले। ठीक है, तो हमारा क्लास इस वीक एंड नेक्स्ट वीक तक चलेगा। इस वीक में जो भी हमारी कॉन्सेप्ट बाकी थी, रैक के कुछ कॉन्सेप्ट बाकी है, फाइन ट्यूनिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ऑल द थिंग्स इस वीक में कवर हो जाएगी। देन क्लाउड एंड जो भी बाकी की कॉन्सेप्ट थी वो हम नेक्स्ट वीक में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे कंसिडर करके चलिए, अभी आपका 2 वीक क्लास चलने वाला है। बिफोर दैट आपकी प्रोफाइल, आपका रिज्यूम आपका अप होना चाहिए। एटलीस्ट एक इंटरव्यू तो आपका शेड्यूल रखिए। ठीक है, तो ही तो जाके क्या होगा, आफ्टर क्लास एंड्स फ्यू डेज में आपके पास डेफिनेटली ऑफर होगा। ठीक है, ऑलराइट, एंड डोंट वरी कि इंटरव्यू में ये पूछेंगे हमारा तो ये पार्ट कवर ही नहीं हुआ है, राइट, ये पार्ट बाकी है, वो अगर पूछा जाए तो कभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ 1 और 2 कंसेप्ट आपका इंटरव्यू आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर 1-2 कंसेप्ट आपको नहीं आती है, बट बाकी की चीजें आपने ठीक से कही है, प्रोजेक्ट ठीक से एक्सप्लेन किया है, तो 1-2 क्वेश्चंस के आंसर नहीं आने से कोई उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, इवन कोई भी इंटरव्यू देने जाए, इवन मैं भी अगर इंटरव्यू देने जाऊँ तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जो मैं आंसर नहीं कर पाऊँ। हर किसी के साथ ये होता है, 100% कोई भी कभी प्रिपेयर नहीं होता, राइट। एंड हो सकता है मैं आज ये करके जाऊँ, कल वो किसी और टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो 100% प्रिपेयर होने का ट्राई मत कीजिए। जो हमारा क्लास में हुआ है अभी तो उतने से ही, एंड
उतने से ही लर्न करके अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, 70 मोर देन 70% क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि रिपीटेड होते हैं। अगर आपने एक या दो इंटरव्यू भी दिए तो वही क्वेश्चंस को अगर आप ठीक से उनका आंसर रट के भी नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट इंटरव्यू को अटेंड करोगे तो 70% इंटरव्यू आप इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, जस्ट फ्यू क्वेश्चंस हियर एंड देयर चेंज होते रहते हैं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी सिमिलर। इसीलिए जो क्लास का सिलेबस है जो हमने कवर किया है उसके अकॉर्डिंगली आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, ऑल राइट। सो लास्ट वीक हमने एजेंटिक रैग देखा था। ठीक है, उसको अभी हम सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट कर लेते हैं। एंड रिगार्डिंग रिज्यूम, आपका अगर रिज्यूम बिल्ड हुआ है एंड आपको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब रिज्यूम ठीक हुआ या नहीं हुआ है, यू कैन सेंड योर रिज्यूम टू मी पर्सनली। आई विल चेक उसमें कुछ अपडेट करना है, कुछ चेंज करना है या प्रोजेक्ट वगैरह एवरीथिंग। एंड इस वीकेंड, लास्ट वीकेंड भी हमें कनेक्ट करना था बट आई वाज बिजी, तो इस वीकेंड हम कनेक्ट करेंगे। वी विल डिस्कस योर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जो आपके मे बी आपने कौन से प्रोजेक्ट आप रिज्यूम में लगाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें क्या इंप्रूव करना है, क्या वो इंडस्ट्री ग्रेड है, ऑल दिस थिंग्स वी विल डिस्कस। तो आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको प्रिपेयर रखिए, इस वीकेंड हम कनेक्ट करेंगे एंड आपके रिज्यूम भी आपके साथ रेडी होनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो हमने एजेंटिक रैग देखना स्टार्ट किया था। एग्जैक्टली क्या होता है एजेंटिक रैग? जो आपका नॉर्मल रैग हमने देखा था उससे ये जो एजेंटिक रैग है इसमें क्या डिफरेंस है? यस, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैग एंड एजेंटिक रैग? सर बेसिकली एजेंटिक रैग में हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल रैग जो होता है वो टेबल जो हमारे डॉक्यूमेंट्स जो हमने वेक्टर डीबी में स्टोर करे हैं वहां से ही सिमेंटिक सर्च करके हमारी बेस्ड ऑन क्वेरी रिट्रीवल्स को ऑगमेंट करके हम एलएलएम को देते हैं और वहां से हमें आंसर मिलता है। पर इफ हमें कोई रियल टाइम डेटा, कोई लाइव डेटाबेस है और हम वहां से भी हमें या फिर हमें क्या करना है, किसी भी वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी टूल से भी साइमल्टेनियसली हमें अगर रिट्रीवल चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम वहां पर एक नोड के थ्रू एक फंक्शन राइट कर सकते हैं, चाहे वो डेटाबेस से कनेक्ट करना हो चाहे किसी एपीआई से कनेक्ट करना हो। हम उस उसमें एक राउटर डिफाइन करेंगे तो एलएलएम फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करेगा कि हमारी क्वेरी किससे रिलेटेड है, क्या वो उस एपीआई या डेटाबेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहती है या फिर हमारे रैक से रिलेटेड या फिर हमारे वेक्टर डीबी से रिलेटेड, उसको आंसर मिलेगा। तो एक बार वो राउट को आइडेंटिफाई करता है उसके बाद हम फंक्शंस राइट करके हम जो है वो एजेंटिक रैग बिल्ड कर सकते हैं सर। एग्जैक्टली राइट, जैसा हमने यहाँ पे प्रॉब्लम। हेलो यस बोलिए सर, एक्चुअली सर एजेंटिक रैग मेरे लिए सर एजेंट वाइज काम कर सकता है। जैसे कि मेरे लिए कोई टिकट बना सकता है, मेरे लिए कुछ कुछ काम कर सकता है जो रैग नहीं कर पाएगा, जो मेरे लिए एजेंटिक रैग कर पाएगा। यही डिफरेंस है सर। एग्जैक्टली, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। क्या हो रहा है, ये रैग आपको जस्ट क्वेश्चन जो पूछेंगे उसका आंसर देगा, बट एजेंटिक रैग आपका कोई गोल अचीव कर सकता है, मे बी जस्ट क्वेश्चन आंसरिंग नहीं, या फिर आपको कुछ और भी चीजें ऐड करनी है तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी आर यूजिंग लैंग ग्राफ, तो लैंग ग्राफ में आपको जितने नोड चाहिए जिस तरीके से चाहिए आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखा था। एग्जैक्टली क्या हो रहा है, आपके जो बिजनेस है कोई भी हो सकता है, जैसे हमने ई कॉमर्स का एग्जांपल लिया था, उस ई कॉमर्स के बिजनेस को क्या होता है, डेली थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर क्वेरीज आती हैं, जैसे वेयर इज माय ऑर्डर, हाउ डू आई रिटर्न दिस आइटम, हाउ लॉन्ग इज द वारंटी पीरियड, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसका आंसर देने के लिए आपके पास दो सोर्स अवेलेबल है, एक तो डॉक्यूमेंट जैसे कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट में से आंसर कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डेटाबेस में से, जो आपका डेटाबेस है जिसमें ऑर्डर या आपका पेमेंट, वो सारी हिस्ट्री रिगार्डिंग यूजर, रिगार्डिंग ऑर्डर स्टोर रहेगी। तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि यूजर का जो क्वेरी है वो कहाँ से आंसरेबल है, इसलिए हमने ये आर्किटेक्चर बिल्ड किया था। उसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले जैसे ही यूजर की क्वेरी आती है हम उसको पास करेंगे इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड में। यहाँ पे हम एलएलएम का यूज कर रहे हैं एंड यूजर का इंटेंट आइडेंटिफाई करेंगे। यूजर जो चाहता है, क्या यूजर के क्वेश्चन का आंसर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट है। अगर डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट होगा तो जैसे हमने रैग बिल्ड किया था आपका नॉर्मल रैग, वो वर्क होगा
मतलब हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट या पीक्यू डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वेक्टर स्टोर में चंक करके स्टोर किए थे, उनमें से जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसे रिट्राइव करेंगे, एलएलएम को देके आंसर जनरेट करते हैं अगर डॉक्यूमेंट में आंसर प्रेजेंट होगा। बट अगर आंसर प्रेजेंट है डेटाबेस में, मे बी एसक्यूएल या कोई भी डेटाबेस हो सकता है, तो आपको डेटा को फेच करने के लिए कुछ आईडी चाहिए होती है, राइट। अगर हम सारा डेटा फेच करेंगे तो एग्जैक्टली यूजर का कौन सा डेटा है हमें पता नहीं चलेगा, इसलिए हम चेक कर रहे हैं कि यूजर ने जो क्वेरी दी है उसमें ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है या नहीं। अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डेटा फेच कर सकते हैं। बट अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो यूजर को ऑर्डर आईडी के बारे में पूछेंगे, गिव प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी, एंड जैसे ही ऑर्डर आईडी देता है क्या करेंगे, उसका डेटा फेच करके आंसर देंगे। सो दिस वाज आर्किटेक्चर, बट हमने एक रॉ बिल्ड किया था इसको, मतलब उसमें ज्यादा कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं की थी। जैसे यहाँ पे कंप्लीटली स्टेट रिटर्न कर रहे थे, अगेन परसिस्टेंस ऐड नहीं किया था। व्हाट इज परसिस्टेंस इन लैंग्राफ? यस, Persistence is a type of memory we can add as a long term or short term memory. या तो हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपको हमने चैट जीपीटी में सेशन वाइज मेमोरी देखा था, राइट। एक यूजर सेशन, उसको अगर उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना चाहता है तो आपको उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए प्रीवियसली विदाउट परसिस्टेंस आप कर नहीं पाते थे, बट विथ परसिस्टेंस क्या होगा, सेम क्वेश्चंस सेम कन्वर्सेशन आप रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो चैटबॉट देखा था उसको थोड़ा सा और इंप्रूव किया है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है, आर्किटेक्चर जो है वो भी यही है, बट जस्ट थोड़ा सा चेंज किया है। चेंज क्या हुआ है यहाँ पे हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट, सेम फाइल मैंने शेयर कर दिया आई थिंक, या दिस वन। सो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, आपका जो ग्राफ बिल्ड किया था वो आप ग्राफ पे जाते हैं, ठीक है। दिस इज योर ग्राफ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले एक स्टार्ट राउटर रखा है हमने, ठीक है। ये स्टार्ट राउटर क्या चेक करेगा, क्या इससे पहले हमने यूजर को यूजर आईडी ऑर्डर आईडी पूछी थी, समझ में आ रहा है। अगर ऑर्डर आईडी पूछी होती तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है, यूजर ने मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर आईडी दिया होगा, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी अगर यूजर को ऑर्डर आईडी बोला है तो। जैसे क्या होता है, हम लास्ट टाइम का अगर देखते हैं, जस्ट मैं वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ उसका आर्किटेक्चर, ठीक है। ये प्रीवियस वन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम ऑर्डर आईडी पूछेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब यूजर इनपुट दे रहा है तो हम यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर कंप्लीट नोड वगैरह सब कुछ फिर से स्टार्ट हो रहा है, एवरीथिंग एग्जीक्यूशन फिर से स्टार्ट हो रहा था, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हमने यहाँ पे एक स्टार्ट राउटर ऐड किया। ये स्टार्ट राउटर क्या चेक करेगा, क्या इससे प्रीवियसली हमने ऑर्डर आईडी पूछी थी। तो अगर उसको लगता है कि हमने ऑर्डर आईडी के बारे में पूछा था तो ये डायरेक्टली क्या करेगा, यहाँ पे लेके आएगा चेक ऑर्डर आईडी में। ये चेक ऑर्डर आईडी क्या करता है, ऑर्डर आईडी चेक करेगा एग्जैक्टली क्या उस क्वेश्चन में या यूजर ने जो इनपुट दिया उसमें ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो ऑर्डर को फेच करेगा एंड एंड करेगा। अगर नहीं है तो क्या करेगा, अगेन ऑर्डर आईडी के बारे में पूछेगा, करेक्ट, एंड जब एंड होगा एंड जब फिर से आएगा तो अगेन यही होगा, यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमने ऑर्डर आईडी के बारे में पूछा था। अगर पूछा होता तो इस राउट से जाएगा, अगर नहीं पूछा, हमने अभी तक ऑर्डर आईडी के बारे में नहीं पूछा, इसका मतलब क्या है, यूजर ने क्वेश्चन पहली बार पूछा था, राइट। जब भी यूजर पहली बार क्वेश्चन पूछेगा स्टार्ट राउटर से क्लासीफाई राउट में आएंगे। तो क्लासीफाई राउट से क्या हो सकता है, आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे, कौन से हैं, यहां से यहां तक डायरेक्टली एंड हो रहा है। मतलब अगर यूजर ने कुछ अननेसेसरी चीजें पूछी होती तो क्या होगा डायरेक्टली एंड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, यहां से हम जा रहे हैं रैग नोड में। रैग नोड में क्या है, जो आपका डॉक्यूमेंट है, अगर पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आंसरिंग करनी थी या डॉक्यूमेंट में आपका आंसर है तो क्या होगा, हम रैग नोड में चले जाएंगे। या फिर अगर उसको लगता है कि डीबी में आंसर है, डेटाबेस में आंसर है, तो यहाँ से चेक ऑर्डर आईडी में आएगा, चेक करेगा क्या ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है। अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है डेटा फेच करेगा, नहीं है तो यूजर से फिर से पूछेगा। एंड ये लूप कब तक चलेगा, जब तक हम यूजर को उसका आंसर नहीं प्रोवाइड कर देते। ये समझ में आ रहा है क्या, इसका हम कोड वगैरह लिख लेते हैं, कैसा लिखा था हमने, ठीक है। जस्ट अगेन यहाँ पे लास्ट टाइम जैसे हमने डेटाबेस बिल्ड किया था, ये क्या है, एक एसक्यूएल लाइट से डेटाबेस हम बिल्ड करें ऑर्डर डीबी नाम से, एंड उसमें सेम जो आपका डेटा था वो हम पुश करेंगे। दीज आई थिंक 5 रिकॉर्ड्स हमने पुश किए हैं।
ऑल राइट, ठीक है। एंड जस्ट सिंपली आपको क्या करना है, जो भी ये सारी चीजें उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पे आपको वो जो पीडीएफ चाहिए, जो हमने पॉलिसी डॉक्यूमेंट लिया था, हेलो सर, आप पीडीएफ भी अपलोड करोगे क्या इसके साथ? यस यस, ऐसा लास्ट टाइम किया नहीं था इससे। या श्योर, आज के नोट के साथ मैं अपलोड करता हूँ। सर could you also like show us कि रियल टाइम में जैसे कि डेटाबेसेस वगैरह होते हैं, हाँ, तो वहां से हम डेटा लेके कैसे कर सकते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ पीडीएफ if there are like CSV file for something else? मतलब कैसे? मतलब अभी हम एसक्यूएल का डेटाबेस मतलब हम खुद ही इंसर्ट कर रहे हैं रिकॉर्ड, राइट? बट जैसे कि ओरेकल वगैरह होगा या फिर स्नोफ्लेक होगा, तो फिर वहां से डेटाबेस एक्चुअली अगर लेना हो तो सिंपली यहाँ पे जब हमने यहाँ पे कोड लिखा था, जस्ट मैं आपको शो करता हूँ, आपको चेंज कहाँ पे करना होगा। हमने SQLite क्यों यूज किया, क्योंकि ये इन मेमोरी डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी डेटाबेस से आप कनेक्ट कैसे करते हो, माई एसक्यूएल, ओरेकल वगैरह होगा तो आपके पास एसक्यूएल कनेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मे बी एसक्यूएल अल्केमी होगा या फिर कोई और टूल होता है, उनका यूज करके कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है। तो हम कनेक्ट करेंगे एंड उस एक क्वेरी को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे आपका एसक्यूएल अल्केमी होता है, उसका यूज करके भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेम वे में क्या हो रहा है, कनेक्ट करना है डेटाबेस के साथ, आपको उसके लिए टूल मिल जाएंगे, जैसे माई एसक्यूएल अल्केमी या फिर कोई अदर टूल्स है, उनके साथ कनेक्ट करके हम जस्ट ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर, जस्ट ये जो इतना लाइन है, इतना लाइन आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी जस्ट मैं आपको कोड प्रोवाइड करता हूँ एसक्यूएल अल्केमी का कैसे वर्क होता है, सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट किया एंड जस्ट जो भी लाइब्रेरी चाहिए, देन यहाँ पे LLM सेटअप, अभी के लिए हम GPT-4 वो यूज करें, 5 यूज कर सकते हैं बट वो थोड़ा सा स्लोअर है, या मिनी वर्जन भी यूज कर सकते हैं, 5.2 या 5.34 जो भी है, उनकी मिनी वर्जन भी करेंगे तो फास्टर होगा, बट ठीक है अभी के लिए हम 4O यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन स्टेट, तो स्टेट में क्या क्या लिया हमने, ये फर्स्ट आपका इनपुट है, इनपुट मतलब ये क्या होगा, यस ये कहाँ से आएगा, इट इज यूजर इनपुट, ठीक है। यूजर जो इनपुट देने वाला है वो यहाँ पे होगा। देन उसके बाद ये मैसेजेस में क्या होगा, जो यूजर एंड AI के बीच में कन्वर्सेशन होने वाला है, राइट। देन राउट में क्या होगा, एग्जैक्टली आपने कौन सा राउट चूज किया है, डेटाबेस वाला या फिर रैग वाला। देन रिस्पॉन्स में क्या है, LLM ने क्या रिस्पॉन्स दिया। ऑर्डर आईडी में क्या होगा, जो भी ऑर्डर आईडी है, अगर हमने एक्सट्रैक्ट किया तो ऑर्डर आईडी होगी। एंड अवेटिंग ऑर्डर आईडी मतलब क्या हमने ऑलरेडी यूजर को ऑर्डर आईडी के बारे में पूछा था, अगर पूछा होता तो हम क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि यूजर ऑर्डर आईडी दे, तो यहाँ पे ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा इसका क्या मीनिंग है, यूजर से ऑर्डर आईडी आने का हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट राउटर नोड है, ये स्टार्ट राउटर नोड क्या करता है, पहले चेक करेगा कि सिस्टम इज ऑलरेडी वेटिंग फॉर ऑर्डर आईडी। इसका क्या मतलब है, अगर हमने कंसिडर यूजर को पहले से ही पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, वी डोंट नो योर ऑर्डर आईडी, प्लीज प्रोवाइड ऑर्डर आईडी समथिंग, राइट। तो ऐसे कब होगा, जब यूजर ने पहले क्वेश्चन पूछा था एंड इस क्वेश्चन का आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट था, बट अभी तक क्या हुआ है, आपको यूजर की क्वेरी में ऑर्डर आईडी नहीं मिली है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि ये जो अवेटिंग ऑर्डर स्टेटस आईडी है, क्या ये ट्रू है। ये ट्रू कब होगा, जब हम ऑर्डर आईडी के बारे में वेट कर रहे होंगे। तो ये देखेंगे यहाँ पे, ये स्टेट डॉट गेट अवेटिंग ऑर्डर आईडी, मतलब स्टेट में जो अवेटिंग ऑर्डर आईडी, अगर ये ट्रू होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, राउट में यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं, रिज्यूम ऑर्डर फ्लो। रिज्यूम ऑर्डर फ्लो मतलब
जो प्रीवियस हमारा कन्वर्सेशन था हम उसको रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। या अगर न्यू क्वेरी होगी, मतलब हम ऑर्डर आईडी का वेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, न्यू क्वेरी ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ये रिज्यूम क्वेरी एंड न्यू क्वेरी रिटर्न कब कर रहे हैं। अगर हम ऑर्डर आईडी के बारे में वेट कर रहे थे, इसका मतलब क्या था, यूजर ने पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एंड देन हमारे एलएलएम ने उसको ऑर्डर आईडी के बारे में पूछा था, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियसली हमने ऑर्डर आईडी के बारे में पूछा था वही कन्वर्सेशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड देन यहाँ पे रिटर्न न्यू क्वेरी में क्या होगा, मतलब अगर हमने ऑर्डर आईडी के बारे में नहीं पूछा तो ये न्यू क्वेरी होगी, तो उसको हम एज ए न्यू क्वेरी ट्रीट करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर रिज्यूम ऑर्डर फ्लो रिटर्न यहाँ पे मिला है आपको, इसका मतलब कहाँ पे जाना है आपको, चेक ऑर्डर आईडी में। ये रिज्यूम ऑर्डर फ्लो मतलब क्या होगा, हमने ऑलरेडी यूजर को क्या पूछा है, ऑर्डर आईडी के बारे में, राइट। ऑर्डर आईडी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूजर ने ऑर्डर आईडी दी होगी, तो हम डायरेक्टली कहां पे जाएंगे, चेक ऑर्डर आईडी में। अगर नहीं तो हम जाएंगे क्लासीफायर आउट में। जैसे यहाँ पे आके देखते हैं जो हमने लिखा था, क्या लिखा था, ये जो ग्राफ है, स्टार्ट में क्या होगा, हम चेक करेंगे जो अवेटिंग ऑर्डर आईडी है, अगर वो ट्रू होगा इसका क्या मतलब है, वी आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर ऑर्डर आईडी, राइट। इसका मतलब वो क्या बोल रिटर्न करेगा, रिज्यूम ऑर्डर आईडी। तो क्या होगा, हम यहां से डायरेक्टली चेक ऑर्डर आईडी में जाएंगे, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसने ऑर्डर आईडी दिया होगा, ठीक है। अगर अवेटिंग ऑर्डर आईडी का जो स्टेटस है वो ट्रू होगा तो हम क्या करेंगे, चेक ऑर्डर आईडी में जाएंगे एंड उसके आगे का फ्लो होगा। अगर वो ट्रू नहीं होता है तो क्या पे जाएंगे, क्लासीफायर आउट में। ये समझ में आ रहा है क्या, ये पहले स्टार्ट राउटर का ये क्लियर है, स्टार्ट राउटर क्या कर रहा है, यस, ऑलराइट। आफ्टर स्टार्ट राउटर हम देखते हैं ये क्लासीफायर आउट में क्या होगा, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। जैसे इंटेंट क्लासिफिकेशन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, क्लासीफायर आउट चेक करेगा, क्या चेक करेगा, यूजर की जो क्वेरी है उसका इट इज आंसर, रिलेटेड टू ऑर्डर आईडी और रैक। एग्जैक्टली उसका आंसर या रैक से दे सकते हैं या फिर डेटाबेस से दे सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लासिफाई इंटेंट क्लासिफिकेशन होगा। ये होने के बाद इंटेंट क्लासिफिकेशन में क्या होगा, ये जो प्रॉम्प्ट वगैरह दिया था उसके अकॉर्डिंगली हम इनपुट लेंगे एंड ये जो क्वेरी है उसमें चेक करेंगे कि यूजर का जो इंटेंट है क्या वो डेटाबेस के रिलेटेड है या फिर इट इज रिलेटेड टू रैक डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये जो भी राउट मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये आउटपुट में आपको क्या देने वाला है, ये रिटर्न करेगा पॉलिसी या फिर डीबी। अगर पॉलिसी रिटर्न किया तो आपको आंसर कहां से मिलेगा, रैक से। अगर डीबी रिटर्न किया तो डेटाबेस से, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने क्वेरी लिया है एंड ये राउट कर रहे हैं एंड देन क्या होगा, यहाँ पे या तो पॉलिसी रिटर्न होगा या फिर रैग रिटर्न होगा, राइट, ठीक है। देन क्या होगा, हम चेक करेंगे अगर पॉलिसी है, वहां पे इंटेंट, यहाँ पे आपको पॉलिसी मिला है, इसका मतलब हम कहाँ पे जाएंगे, रैग नोड में जाएंगे। अगर ऑर्डर डीबी है तो कहाँ पे जाएंगे, चेक ऑर्डर आईडी में जाएंगे, या फिर डायरेक्टली एंड कर देंगे। एंड मतलब क्या होगा, आपका जो एग्जीक्यूशन होने वाला था ग्राफ कंप्लीटली एंड हो जाए, क्योंकि ये कोई भी इंटेंट नहीं है। ये समझ में आ रहा है, पॉलिसी होगा तो रैग नोड में जाना है, डीबी होगा तो चेक ऑर्डर आईडी में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा जैसे ही फर्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पूछोगे स्टार्ट राउटर में तो क्या होगा, आपकी जो अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, करेक्ट। तो हम जाएंगे क्लासीफायर आउट में। क्लासीफायर आउट में क्या होगा, अगर आपका इंटेंट क्लासिफिकेशन ने डीबी रिटर्न किया है तो डीबी का मतलब क्या होगा, आपका आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो आप कहां पे जाने वाले हो, चेक ऑर्डर आईडी में। अदरवाइज रैग रिटर्न किया तो, पॉलिसी रिटर्न किया तो हम रैग नोड में जाएंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे किया गया था इंटेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। जैसे क्या होगा, यहाँ पे पॉलिसी आया है तो रैग नोड में जाएंगे, डीबी आया है तो चेक ऑर्डर आईडी नोड में जाएंगे। देन ऑर्डर आईडी एक्सट्रैक्शन, ये क्या हो रहा है, ये जो फंक्शन लिखा है ये क्या करता है, जो भी आपके यूजर ने इनपुट दिया है बेस्ड ऑन दैट इनपुट
क्या करेगा, ऑर्डर आईडी एक्सट्रैक्ट करता है, जो भी ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं होगी, उसको कोई भी ऑर्डर आईडी नहीं मिली, तो ये रिटर्न क्या करेगा, नन। अगर ऑर्डर आईडी मिलती है तो ये ऑर्डर आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है, अदरवाइज नन रिटर्न करेगा। ये क्लियर है, ठीक है। ऑर्डर आईडी एक्सट्रैक्शन हमने देखा। देन हम क्या करेंगे, चेक ऑर्डर आईडी नोट। ये ऑर्डर आईडी नोट क्या चेक करता है, यूजर से जो इनपुट आया है क्या उसमें ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है। सो यूजर की क्वेरी लेंगे एंड हम क्या करें, उसको ये जो एक्सट्रैक्ट ऑर्डर आईडी का फंक्शन लिखा था उसमें पास करेंगे। अगर ऑर्डर आईडी मिलती है तो हम क्या करेंगे, अगर ऑर्डर आईडी मिल गई तो अवेटिंग ऑर्डर आईडी को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि हम अभी ऑर्डर आईडी का वेट नहीं कर रहे हैं, राइट। एंड ऑर्डर आईडी में ऑर्डर आईडी अपडेट कर देंगे। बट अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस ट्रू कर देंगे, मतलब हम अभी भी ऑर्डर आईडी का वेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसका राउटर क्या होगा, अगर अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस ट्रू होता है, इसका मतलब हमें ऑर्डर आईडी नहीं मिली है, तो हम क्या करेंगे, आस्क ऑर्डर आईडी नोड में जाएंगे या फिर फेच ऑर्डर नोड में जाएंगे। आस्क ऑर्डर नोड में क्या हो रहा है, हम यूजर से फिर से ऑर्डर के बारे में ऑर्डर आईडी के बारे में पूछेंगे। एंड फेच ऑर्डर नोड में क्या होगा, डीबी से हम डेटा को फेच करेंगे। ये दोनों नोड यहाँ पे डिफाइन किया। आस्क ऑर्डर नोड में क्या हो रहा है, हम सिंपली ये रिस्पॉन्स रिटर्न करें, प्लीज प्रोवाइड योर ऑर्डर आईडी एग्जाम्पल, इस टाइप की आपकी ऑर्डर आईडी होगी एंड जो आपका अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस था उसको ट्रू कर रहे हैं। एंड फेच ऑर्डर नोड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर आईडी ले रहे हैं एंड देन एसक्यूएलite के साथ कनेक्ट कर रहे हैं एंड ऑर्डर आईडी के बेसिस के ऊपर डेटा फेच कर रहे हैं एंड सिंपली यहाँ पे जो भी आपका आउटपुट आएगा वो रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ऑर्डर आईडी नहीं मिलती है तो क्या होगा, सॉरी आई कुडंट फाइंड एनी ऑर्डर विद दिस ऑर्डर आईडी। हो सकता है यूजर ने रॉन्ग ऑर्डर आईडी दी हो, राइट। तो आपके जो ऊपर वाला नोड है जो ऑर्डर आईडी को चेक कर रहा है उसको लगेगा क्या, ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है, राइट। बट जब हम डेटाबेस में देखेंगे, डेटाबेस में कुछ डेटा प्रेजेंट होगा क्या उस रॉन्ग ऑर्डर आईडी के लिए, नो, राइट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सॉरी आई कुडंट फाइंड योर ऑर्डर आईडी विथ दिस ऑर्डर आईडी, प्लीज वेरीफाई योर ऑर्डर आईडी एंड रिटर्न करेंगे ये जो आपका रिस्पॉन्स है। एंड अवेटिंग ऑर्डर आईडी फॉल्स करेंगे क्योंकि उसने रॉन्ग ऑर्डर आईडी दी थी। फिर से कंप्लीट रिस्पॉन्स फिर से स्टार्ट होगा। देन यहाँ पे रैक का बिल्ड किया। रैक में क्या हो रहा है, सेम लोड कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, एम्बेडिंग कर रहे हैं, वेक्टर स्टोर में स्टोर कर रहे हैं, रिट्राइव करेंगे, राइट। एंड देन ये रैक का प्रॉम्प्ट है, रैक की चेन है। एंड देन यहाँ पे क्या होगा, जैसे यूजर आएगी उसके अकॉर्डिंगली रिट्राइव करेंगे, कॉन्टेक्स्ट जो मिलेगा वो एलएलएम में पास करेंगे एंड एलएलएम आपको रिस्पॉन्स देगा, वो सिंपली रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहे हैं। दिस इज योर रैक नोड। एंड हमने इनकम्प्लीट के अकॉर्डिंगली ग्राफ बिल्ड किया था, ठीक है। तो ग्राफ में क्या क्या है, सबसे पहले स्टार्ट राउटर है। तो ये स्टार्ट राउटर कर क्या रहा है, क्या कर रहा है यस, ये पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस ट्रू है। अवेटिंग ऑर्डर आईडी का स्टेटस ट्रू है तो कहां पे जाएगा, जहां पे आप ऑर्डर आईडी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हो। अगर नहीं होगा तो एक क्लासीफाई राउट में सेंड करेगा। क्लासीफाई राउट में क्या होगा, यस, ये आइडेंटिफाई करेगा यूजर का आंसर डेटाबेस में प्रेजेंट है या फिर डॉक्यूमेंट में जो कि रैक से मिलने वाला है उसमें प्रेजेंट है। देन ये चेक ऑर्डर आईडी नोड क्या करता है, यूजर ने जो इनपुट दिया है उसमें क्या ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है यानी चेक करेगा। ये आस्क ऑर्डर आईडी नोड क्या करता है, अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं होगी तो यूजर से ऑर्डर आईडी पूछेगा। ये फेच ऑर्डर नोड क्या करता है, यस, फ्रॉम डेटाबेस अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आईडी डेटा को फेच करेगा। रैक नोड क्या करता है, रैक को आंसर देता है। ये सारी एजेस वगैरह जैसे चाहिए थी उसके अकॉर्डिंगली हमने ऐड की है। एंड फाइनली आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो ये ग्राफ क्लियर है क्या, अगर ये समझ में आ गया ग्राफ आपको, ऑलमोस्ट कोड बाकी का कुछ नहीं है, ये क्लियर है। इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है, तो जस्ट यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो पहले क्या होगा, यूजर की क्वेरी आएगी, ठीक है। क्वेरी कहाँ पे जाएगी, स्टार्ट राउटर में, ठीक है। स्टार्ट राउटर, तो स्टार्ट राउटर में क्या होगा, हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे,
यस, इफ अवेटिंग ऑर्डर आईडी मतलब क्या होगा, इसका क्या मीनिंग है, अगर हम ऑर्डर आईडी का वेट कर रहे हैं तो कहां पे जाएगा ये समझ में आ रहा है? जैसी क्वेरी आएगी, क्वेरी में हम क्या चेक करेंगे, क्वेरी में हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, आप चेक करोगे, चेक इफ वी आर, वी मतलब वर्क फ्लो, वेटिंग फॉर, किसके लिए वेट कर रहा है, ऑर्डर आईडी, ठीक है। अगर ऑर्डर आईडी के लिए वेट नहीं कर रहा होगा, इफ नॉट वेटिंग, देन क्या करेंगे, कहां पे पास होगा ये, जो आपका इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड है, राइट, क्लासिफायर आउटर, क्लासिफायर आउटर, ठीक है, क्लासिफायर आउटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्लासिफायर आउटर में, इंटेंट आइडेंटिफिकेशन, ये कहां पे हो रहा है, ये जो आपका स्टार्ट राउटर नोड है, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्ट राउटर नोड, ठीक है, ऑल राइट। एंड देन अगर इफ यू आर अवेटिंग, इफ अवेटिंग ऑर्डर आईडी, देन हम क्या करेंगे, कहां पे जाएंगे, चेक ऑर्डर आईडी में। चेक ऑर्डर आईडी में क्यों जाएंगे, क्योंकि हम ऑर्डर आईडी का अवेट कर रहे थे, इसका मतलब यूजर ने क्या किया होगा, आपको ऑर्डर आईडी दी होगी, करेक्ट। तो ये जो स्टार्ट राउटर नोड है, इसका वर्किंग समझ में आ रहा है, ये कर क्या रहा है, ये स्टार्ट राउटर नोड, ठीक है। देन हम जाएंगे क्लासिफाई राउट में, इस वाले नोड में, ये क्या करता है, यस, फर्स्ट ये क्या चेक करेगा, इफ आंसर प्रेजेंट इन डीबी, ये कहां पे चला जाएगा, ऑर्डर आईडी को हम चेक करेंगे, चेक ऑर्डर आईडी, ठीक है। एंड अगर आंसर आपका प्रेजेंट होता है रैग में, इफ आंसर इज प्रेजेंट इन पॉलिसी, तो हम रैग नोड में जाएंगे। ये क्लासिफायर आउट क्लियर है। देन हम जाते हैं चेक ऑर्डर आईडी में, ठीक है, चेक ऑर्डर आईडी नोड, दिस वन, ऑल राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ऑर्डर आईडी इसमें प्रेजेंट है या नहीं, राइट, एक्सट्रैक्ट होती है या नहीं। अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट है तो कहां पे जाएंगे, फेच ऑर्डर में, राइट, इफ ऑर्डर आईडी इज प्रेजेंट, तो हम क्या पे जाएंगे, फेच ऑर्डर में। फेच ऑर्डर में, फेच ऑर्डर में क्या होता है, जो भी आपका डेटाबेस में डेटा प्रेजेंट है वो फेच होगा। एंड अगर ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी के बारे में पूछेंगे, दिस वन। ये समझ में आ रहा है वर्किंग अभी। एंड देन ये सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेबल थ्रेड आईडी वगैरह दे रहे हैं, ये एग्जैक्टली किस लिए हो रहा है यूज, इसका क्या यूज है, यस, यस, फॉर परसिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे हमने परसिस्टेंस ऐड किया। परसिस्टेंस ऐड कैसे करना है, सिंपली जब आप आपके ग्राफ को कंपाइल कर रहे हो, वहां पे चेक पॉइंटर इक्वल टू एक मेमोरी देनी है, जो कि हमने मेमोरी सेवर में दिया था। सिंपल इतना ही है, इससे परसिस्टेंस ऐड होता है। एंड जब आप कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आप जो थ्रेड आईडी देंगे, उस थ्रेड आईडी के लिए जो आपका कन्वर्सेशन होने वाला है वो रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट इसको रन करके देखते हैं क्या ये जैसे हमें चाहिए था वैसे वर्क कर रहा है। तो हम क्या, आप क्या कर सकते हैं, रन करके इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है क्या, इसको हमने थोड़ा सा और एडवांस बनाया, तो आपके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये जो हमने आज देखा था वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपको लगता है आप सारी चीजें ठीक से हैंडल कर पाओगे, या फिर जो हमने यस्टरडे तक देखा था उतना भी अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट विल बी आल्सो सफिशिएंट, ठीक है। क्या बोलना है, हमारे पास एक इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड था। इंटेंट क्लासिफिकेशन नोड में क्या होता है, यस, आप चेक करोगे
कि जो आपके क्वेश्चन का आंसर है रैग में प्रेजेंट है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट है या फिर डेटाबेस में प्रेजेंट है। डेटाबेस में प्रेजेंट होगा तो डायरेक्टली डेटाबेस से फेच करके आंसर देंगे, नहीं तो उससे यूजर से ऑर्डर आईडी पूछेंगे। अगर रैग में होगा तो रैग से देंगे, उतना बोल सकते हैं। या फिर ये जो भी हमने किया था विद परसिस्टेंस ऑल द थिंग्स, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंगली आपको जो लगता है बेटर वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ जैसे हम जो भी समझ रहे हैं वो थ्योरेटिकल तो समझ में आता है, हाँ पर जब ये कोड एक्चुअल में राइट करना हम चाहते हैं तो फ्लो में इतना इजीली राइट नहीं होगा, तो हम कैसे करेंगे रियल में, मतलब। एंड ये क्या होता है, ये सबके साथ कब होगा, मतलब ये कोड जैसे क्या होता है, इवन पाइथन कंसेप्ट या फिर हर किसी टॉपिक में होता है, जब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है या फिर आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप कोड लिख सकते हो। ये मेन प्रॉब्लम कब आता है, विदाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि स्टेट कहाँ से लिखना है, कैसे करना है। तो आपको स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, कोई भी जब एजेंट की जे नहीं आएगा, ये प्रोजेक्ट आएगा, जो आपको बेसिक चीजें आ जाती है किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए। बेसिक क्या होगा, अगर रैग होगा तो बेसिक रैग बिल्ड करना है, तो बेसिक रैग का कोड आप लिख सकते हैं, चंकिंग करना, ऑल दिस थिंग्स। यस देन क्या होगा, उसको इटरेशन होगा, मे बी उसमें कुछ प्रॉब्लम आएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ऐड करना होगा या फिर और कुछ आपको फंक्शनलिटी ऐड करनी होगी, ऐसे चलता है। तो कभी भी ये जो हम देख रहे हैं कोड, ये क्या है, एंड कोड है, मतलब कंप्लीट कोड होने के बाद। तो ये जो कोड है ये अराउंड मे बी 3 to 4 मंथ्स के अराउंड डेवलप होगा। तो स्टार्टिंग में आपको कैसे एक्सप्लेन करना है, ये जो प्रोजेक्ट आप एक्सप्लेन करोगे तो आपको बोलना है कि हमने जस्ट एक बेसिक रैग बिल्ड किया था फॉर ई कॉमर्स कंपनी। तो उसमें क्या हो रहा है, हम जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें तो आंसर दे पा रहे हैं, बट जब यूजर कोई उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा था, जैसे वेयर इज माय ऑर्डर, व्हाट इज माय ऑर्डर स्टेटस, तो क्या होगा, आंसर नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमने सिंपली क्या किया, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए उसको लैंग्राफ के साथ नोड के फॉर्म में क्रिएट किया था। तो ये स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है, कभी भी आपको कंप्लीटली प्रोजेक्ट एक दिन में बिल्ड करके दो, ऐसे नहीं होता है। तो स्टार्ट स्मॉल होगी, राइट, आप स्टार्टिंग से स्मॉल स्टार्ट करते हो, देन उसमें कुछ ऐड करना है, उसमें कुछ एरर आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली आपका कोड बेस कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, एंड उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। तो फॉर दिस आपने जो क्लास में लैंगचेन लैंग्राफ का कोड लिखा है, अगर उतना भी कोड लिखेंगे तो आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देन जैसे जैसे आपको इंप्रूवमेंट करने है उस प्रोजेक्ट में, कुछ एरर आती है, मतलब कुछ न्यू रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट के साइड से या फिर आपकी कंपनी के साइड से, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें इंप्रूव करते जाओगे, तो इजीली ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ऑल राइट Sir, how many agents we are using here? एजेंट्स मतलब हम बोल सकते हैं एक डीबी के लिए, एक रैक के लिए एंड एक ऑर्डर आईडी के लिए, 3 बोल सकते हैं। बट नोड को यस, ये टेक्निकली अगर देखा जाए तो इसको वर्कफ्लो कहा जाता है, इट इज नॉट एजेंटिक, ठीक है। बट स्टिल इसे एजेंटिक भी कहा जाता है। इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द जगह पे इसको एजेंट कंसिडर किया जाएगा, हर एक जो हमने नोड बिल्ड किया है उसको एजेंट कंसिडर किया जाता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये वर्कफ्लो है। तो अगर कोई पूछता है तो आप 3 एजेंट्स बता सकते हैं। 3 एजेंट्स कौन से, एक डीबी का एजेंट था जो डीबी से डेटा फेच करता है, एक रैक का एजेंट था जो क्या करता है, वेक्टर डेटाबेस से आंसर देता है, दूसरा था कि आपकी जो ऑर्डर आईडी है वो चेक करता है, तीसरा एजेंट, ठीक है। सॉरी, कर सकते हैं, यहाँ पे टूल की जरूरत नहीं, बट अगर आपको कंसिडर टूल की जरूरत है, मतलब हम एक थर्ड एक ऑप्शन ले सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट से आंसर प्रेजेंट है तो डॉक्यूमेंट से देंगे, अगेन आपका रैक से प्रेजेंट है, रैक से देंगे, डेटाबेस का है, डेटाबेस से देंगे, थर्ड गूगल ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये कि यहाँ पे गूगल के टूल वाला नोड ऐड करेंगे या फिर कोई भी टूल कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए ये जो है इंडस्ट्री ग्रेड अगर आपको एक्सप्लेन करना है इतना सफिशिएंट है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, राइट। क्योंकि इससे आपके जो कंपनी का प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं।
ऑलराइट, अगेन एमसीपी के साथ एक प्रोजेक्ट देखेंगे हम। एमसीपी में क्या होता है, टूल्स वगैरह उनको कनेक्ट वगैरह करना होता है आपको मल्टीपल चीजों के साथ, ठीक है। ऑलराइट, ये क्लियर है? ओके देन, सो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग के बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग लेते हैं फाइन ट्यूनिंग के बारे में, देन प्रैक्टिकल फाइन ट्यूनिंग वो भी हम करके देखेंगे। बट बिफोर दैट, जैसे मैंने आपको कहा था, इफ यू रिमेंबर, हम क्या करने वाले, हगिंग फेस की प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। देन आपके हगिंग फेस प्रोफाइल के ऊपर एक एटलीस्ट एक मॉडल तो होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, अगर आपने अभी तक हगिंग फेस पे प्रोफाइल बिल्ड नहीं की है तो प्रोफाइल बिल्ड करके लीजिए, एंड जैसे ही हम टुमारो एक लैमा का मॉडल को हम फाइन ट्यून करेंगे, ठीक है, तो उस लैमा के फाइन ट्यून मॉडल को आपके प्रोफाइल के ऊपर पुश करना है। जो हमने क्लास में कोड लिया है सेम कोड रन करते हो, एंड देन जस्ट मॉडल का नेम चेंज करके भी आप अगर आपके हगिंग फेस प्रोफाइल के ऊपर पुश करोगे चल जाएगा, बट एटलीस्ट एक मॉडल तो शो करना है, एंड उसकी लिंक आप क्या कर सकते हो, आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हो। यस सुब्रा? सर, मैं क्या पूछ रहा था, ये जो एजेंटिक का जो आपने ये बनाया है, तो इसके ऊपर सर कुछ चैटबॉट नहीं क्रिएट करेंगे? मतलब कि हम लोग क्वेश्चन आंसर करके पूछेंगे और मतलब कि उसका क्या हो रहा है थोड़ा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं? आई थिंक हमने देखा था, बट फिर से एक बार देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। जैसे हमने आई थिंक उसी दिन देखा था, जो मैं आपको अगेन शो करता हूँ, जस्ट उसको सारा कोड फिर से रन करना पड़ेगा एंड इट विल टेक टाइम, बट मैं आपको उस दिन का नहीं, दिखाता हूँ क्या हो रहा सर उसका सर मैंने देखा था। मैं बोल रहा था ये जो अपने अभी जो बनाया ऐसे है। ओके ओके ऐसे इसका ओके, मैं बोल रहा हूँ सर। जस्ट अ मिनट, उसको रन कर लेते हैं। हमने रन नहीं किया था इसलिए नहीं देखा, बट ठीक है, रन करके देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, ये सारा कोड रन कर लेते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, ये आई थिंक ऐड किया है ना यहाँ पे, यस। सर 2 थ्रेड आईडी से करिएगा, मतलब ये ठीक है। परसिस्टेंस काम आ रहा है कि नहीं ये भी हम्म, देखिए। ठीक है, यही ऐप बना है आपका? यस, यही बना है, स्टार्ट राउटर, क्लासिफायर आउट वगैरह वगैरह ये सब कुछ। एंड यहाँ पे कस्टमर 1 के लिए हमने पूछा है वेयर इज माई ऑर्डर, ठीक है। एंड इसको जस्ट इतना ही रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम रन करेंगे, अभी तक क्या हो रहा है, लेट्स सी क्या हुआ। इसका राउट क्या है, डीबी है, इसको डेटाबेस से आंसर मिलने वाला है, बट हम अभी तक अवेटिंग ऑर्डर आईडी कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर आईडी का वेट करें। तो हम क्या करते हैं, अभी एक सेकंड थ्रेड देके देखेंगे, कौन सा सेकंड थ्रेड देते हैं। मे बी यहाँ पे कस्टमर 2 करते हैं, एंड एक क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे क्या पूछ सकते हैं, एनीथिंग, व्हाट इज, कौन सी पॉलिसी पूछना है आपको, व्हाट इज रिटर्न पॉलिसी। तो क्या हुआ है, ओके ठीक है, इसको रिटर्न पॉलिसी या फिर हम कुछ और देते हैं, क्या बोलेंगे, व्हाट इज, कौन सी पॉलिसी, और क्या हो सकते हैं, रिफंड। या रिफंड पॉलिसी पूछ लेते हैं, या फिर हम पूछेंगे ऑर्डर कैंसिल कैसे करना है। आई डोंट नो कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं, व्हाट इज रिफंड पॉलिसी। आई कुड नॉट, ओके, मतलब ये डॉक्यूमेंट का कुछ इशू हो रहा है, आपका जो क्रोमा डीबी है उसका इशू हो रहा है, क्योंकि रैग में ये जा रहा है नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, रैग के नोड से देख लेते हैं, रैग को नोड को रन करके देखते हैं। लेट्स सी उसको इनपुट में क्या क्या चाहिए, लेट्स सी एक इनपुट चाहिए, यूजर इनपुट, इतना ही चाहिए। तो सिंपली इनपुट देके देखते हैं, इनपुट, एंड क्या पूछेंगे, व्हाट इज, कौन सी पॉलिसी, हाउ टू, व्हाट इज रिफंड पॉलिसी, व्हाट इज रिफंड पॉलिसी। ओके, ये रैक का ही वर्क नहीं कर रहा है, तो ये रिट्राइवल वर्क हो रहा है नहीं, पहले चेक करना पड़ेगा हमें। क्वेरी ले रहे हैं, रिट्राइवल इन्वोक कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मे बी रिट्राइवल का ही कुछ इशू हो रहा होगा, या फिर हम क्या करते हैं,
फिर से ऊपर वाला जो नोड था, कहाँ पे बिल्ड किया था हमने रैक, यहाँ पे, ठीक है। डॉक्स में चेक करते हैं, एम्बेडिंग वेक्टर डीबी, यहाँ रिट्राइवल है, यहाँ पे रिट्राइवल डॉट इनवोक व्हाट इज रिफंड पॉलिसी। ऑलराइट, ये तो डॉक्यूमेंट फेच करके दे रहा है, मतलब इसका इशू नहीं है। लेट्स सी अगेन इशू क्या हो सकता है। यू आर कस्टमर सपोर्ट आसन ओनली आंसर यूजिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंड क्या बोल रहे हैं, ये करेक्ट दे रहा है क्या रिफंड, लेट्स सी। अमेजॉन सोल्यूशन एग्रीमेंट फुलफिल्ड यूर रिफंड, ओके, यहाँ पे आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे देखते हैं आंसर ओनली यूजिंग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रैक प्रॉम्प्ट, ऑल राइट। ओके, यहाँ पे मे भी क्या हो रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट एंड ये क्वेरी इनपुट में दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्वेरी रिस्पॉन्स आंसर में क्यों नहीं दे पा रहा है ये, इसका प्रॉम्प्ट में कुछ हुआ होगा। हम क्या करते हैं, इफ आंसर ओनली यूजिंग प्रोवाइडेड कॉन्टेक्स्ट, इसको अभी थोड़ा सा निकाल के देखते हैं, ठीक है। मे बी हेलुसिनेशन के लिए ऐड किया था, लेट्स सी। ओके, आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, तो इसको क्लोज करते हैं एंड नाउ इट शुड वर्क। अगेन फिर से क्या करेंगे, इन कस्टमर 1 के लिए फिर से आपका ऐप क्रिएट हुआ है, तो ये इसमें ये कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कस्टमर 2 के लिए व्हाट इज रिफंड पॉलिसी पूछेंगे, इसने रिफंड पॉलिसी दे दी, एंड देन हम सिंपली क्या करेंगे, अभी कस्टमर 1 के लिए ऑर्डर आईडी प्रोवाइड करें, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे राउट कौन सा था आपका, डीबी। तो अभी करना क्या है आपको, रिज्यूम ऑर्डर फ्लो आना चाहिए एंड ये आंसर देना चाहिए। तो लेट्स सी क्या ये कस्टमर 1 के लिए ऑर्डर रिस्पॉन्स देता है या नहीं। तो ये क्या बोल रहा है, ऑर्डर आईडी ये है, तो ये आंसर दे रहा है, योर ऑर्डर आईडी इज कैंसल्ड वगैरह कुछ। या अभी हम क्या करते हैं, मे बी हम ऑर्डर आईडी 2 के लिए कोई क्वेश्चन पूछ के देखें, जैसे क्या पूछेंगे, क्या पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, रैक के रिलेटेड। यस, इस क्योंकि इस आईडी में देखना है, कस्टमर 2 के आईडी में अमेजोन साइट फुलफिल टू कैंसिल ऑर्डर। ओके, वो चेक करके देखते हैं, हाउ टू कैंसिल ऑर्डर, तो क्या हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क हो रहा है, हाउ टू कैंसिल ऑर्डर। ओके, ये हो गया, ठीक है। टू कैंसिल ऑर्डर यू शुड स्टॉप और कैंसिल ऑर्डर व्हेन, जो भी कुछ है उसको जो भी मिला, कैरियर और शिपर यू मस्ट यूज कमर्शियल, क्या है, रीजनेबल एफर्ट्स टू स्टॉप और कैंसिल डिलीवरी ऑर्डर दैट यू विल नीड टू रिफंड द कस्टमर। मतलब ये जो अमेजोन पे सेल करते हैं उनके लिए पॉलिसी है, इसलिए उस तरीके का कुछ भी जो भी आंसर दे रहा है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, अगर नया पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आ गए हाँ, और आफ्टर एम्बेडिंग और ये पुराने वाले हमको डिलीट करना है, यस, तो वापस एम्बेडिंग करने का, वापस सब कुछ करने का है। करेक्ट, यस। तो यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या होगा, जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, कहाँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो ऐड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जब ये सारी प्रोसेस हो रही है, इसको एक फंक्शन में डालते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं, डेव एड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ऐड पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब हम पास करेंगे फाइल का पाथ। देन सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी पॉलिसी डॉक्यूमेंट हम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर ये डेटाबेस प्रेजेंट है ऑलरेडी, इसका मतलब क्या है, हमने ऑलरेडी कोई पॉलिसी ऐड करके रखी है, तो ये पॉलिसी हमें चाहिए क्या, यस। सर पुराना वालों को डिलीट करके नया को आपको ऐड करना है, राइट? एग्जैक्टली जैसे हम एचआर डॉक्यूमेंट के साथ कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है, राइट। कैसे करेंगे, सर मतलब कि सर ओवरराइट कर सकते हैं हम लोग। ये ओवरराइट नहीं करना है, डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए शटिल है, ओएस है, 2 लाइब्रेरी आपकी यूज कर सकते हैं। क्या क्या है, किसी को पता है फंक्शन क्या होते हैं, तो जस्ट वो ले लेते हैं, इंपोर्ट ओएस से भी कर सकते हैं या शटिल से भी कर सकते हैं, शटिल
आई थिंक जस्ट चेक कर लेते हैं, मुझे भी वो फंक्शन याद नहीं आ रहा है। आई थिंक शटिल डॉट क्या है, समथिंग, यस आई थिंक ये रहेगा आरएम ट्री। इसमें आपको क्या करना है, फोल्डर का पाथ देना है, ठीक है। तो आप ऑलवेज क्या करने वाले हो, आपका जो डीबी होगा वो इसी पाथ पे स्टोर होने वाला है क्या, तो हम चेक करेंगे पहले कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इफ पाथ एग्जिस्ट कैसे करता है, ओएस से होता है, तो इंपोर्ट ओएस करेंगे। इंपोर्ट ओएस क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इफ ओएस डॉट पाथ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको रिमूव करेंगे। अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब क्या है, आप पहली बार डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाली प्रोसीजर है, क्या क्या करना है आपको, लोड डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट स्प्लिट, ये सब कुछ यहाँ पे जो भी यहाँ तक रिट्राइवल बिल्ड करने तक की प्रोसेस है वो सारी इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा, समझ में आ रहा है क्या कर क्या रहे, पहले हम चेक करेंगे क्योंकि ऑलवेज जो आपका डॉक्यूमेंट सेव होने वाला है एक ही फोल्डर में सेव होने वाला है, db2 नाम के। तो पहले चेक करेंगे क्या वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है। अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है इसका मतलब हमने ऑलरेडी पहले से ही पॉलिसी ऐड करके रखे, तो आपको क्या करना है, उस पॉलिसी को रिमूव करना होगा। तो यहाँ से रिमूव होगा एंड देन उसके बाद सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, अगेन ये सारी प्रोसेस जो थी वो भी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे ही देना है कि प्रीवियस वी कैन डिलीट। यस यस, अगर जब न्यू आती है तो आप प्रीवियसली को सिंपली डिलीट करेंगे एंड देन उसमें हम क्या करेंगे, न्यू पॉलिसी ऐड करेंगे। इवन एचआर पॉलिसी के साथ भी हमने देखा था, हम क्या कर रहे थे, जो प्रीवियस एचआर पॉलिसी होती है उसको हम पहले डिलीट करेंगे एंड देन न्यू पॉलिसी को ऐड करेंगे, ठीक है। और सर मेमोरी का एक बार बताओ, मेमोरी का क्या, मेमोरी हम लोग यूज करेंगे। हाँ सर, जैसे कि वो अभी बोला है मेमोरी का जो है, मतलब कि सर अभी सर पकड़ लीजिए आप एक चालू किए राइट, और इसमें उसके बाद आपने शट डाउन कर दिया, फिर उस टाइम पे हम लोग को रिज्यूम करना है राइट। और एक चीज है जो हम लोग पहले से एक क्वेरी डाल चुके हैं राइट, सेम क्वेश्चन में डालूंगा तो वो तो सर रेडिस मेमोरी में जाएगा राइट। तो मेरे को एलएलएम को फिर से कॉल नहीं करना है, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कट करेंगे। और एक जो चीज है हम लोग पूरा का पूरा मेमोरी का जो पार्टीशन का जो है वो थोड़ा सा दिखाएंगे तो अच्छा होता सर। ठीक है, रेडिस का तो ठीक है, वी विल ट्राई टू इंक्लूड रेडिस आल्सो वन पार्ट में इंक्लूड करते हैं। एंड जो हमारा एक और प्रोजेक्ट होने वाला है जिसमें यूजर डॉक्यूमेंट को अपलोड करेगा, यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट में क्या है, यूजर खुद से डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा एंड खुद से क्वेश्चन आंसरिंग करने वाला है। तो वहां पे हम ये सेशन वाइज जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है वहां पे देखेंगे, ठीक है। नॉर्मल जैसे सर चैट बोर्ड में हम लोग बात करते वैसे आप बोल रहे हैं ना। यस यस यस, जैसे आपको चैट जीपीटी में साइड में ये दिख रहे थे सेशन राइट उसके ऊपर, यस सेम वे में क्या होगा, वहां पे यूजर क्या कर सकता है, मल्टीपल पीडीएफ अपलोड कर सकता है एंड वो जिस पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेगा उसके ऊपर वो क्वेश्चन आंसरिंग कर सकता है विथ इट्स प्रीवियस चैट या फिर प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। तो मतलब कि सर वो तो आप सर स्ट्रीम लीड में करेंगे ऐसा कुछ राइट, सॉरी, आप जैसे वो स्ट्रीम लीड में करते हैं वैसा करेंगे राइट। हाँ हाँ यस। सर लाइनचेन के मेमोरी के जो टाइप्स है वो नहीं यूज होती है यहाँ पे। मोस्टली यूज नहीं होते अभी के लिए तो नहीं हो रहे, बट समटाइम्स वो भी यूजफुल होते हैं। जो बेसिक कुछ एप्लीकेशन थे प्रीवियसली होते थे, अभी उतना उनका यूज नहीं है। और सर मेटा डेटा जो है उसके लिए अलग से स्टोर करना पड़ेगा ना। मेटा डेटा आपके वेक्टर डीबी में ऑलरेडी उसके साथ स्टोर होता है, जो आपका सारी चीज स्टोर हो रही है उसके साथ स्पेसिफिकली स्टोर करने की जरूरत नहीं है। सर आप जो ये प्रोजेक्ट बोल रहे हैं ये डायरेक्टली फुल करेंगे, मतलब कि AWS के साथ फिर एक कनेक्ट करके एजेंटिक यूआई के साथ आप एक करेंगे बोल रहे हैं आप राइट। विच वन, अभी जो आपने बोला है ना कि ये जो मेमोरी वगैरह का सबका एक नया प्रोजेक्ट दिखाएंगे, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल प्रोजेक्ट दिखाएंगे, मतलब कि विथ एजेंटिक यूआई विथ AWS, फिर चैटबॉट बनाएंगे, फिर उसमें आप एक कॉन्सेप्ट वगैरह दिखाएंगे, ऐसा है क्या? वो सेशन वाइज मेमोरी हम उसमें देखेंगे। जैसे क्या है, हर प्रोजेक्ट में जो उसके लिए कंसेप्ट है, जैसे क्या होता है अभी कंसिडर, इसमें आपको उतना ज्यादा कुछ बाकी की जरूरत है क्या, जो
टूल वगैरह ऐड करना है, नेसेसरी नहीं है, राइट। इतना अगर आप एक्सप्लेन करते हो, इतना प्रोजेक्ट, दैट इज सफिशिएंट। जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा दैट इज यूजर अपलोडेड डॉक्यूमेंट। तो यूजर अपलोडेड में क्या होगा, यूजर डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, उसके पीडीएफ वगैरह कहीं पे स्टोर करने होंगे, तो स्टोरेज करने के लिए मे भी हम AWS की कोई सर्विस यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए जो लगेगा उस प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि सारे कंसेप्ट एक ही प्रोजेक्ट के साथ देखने हैं, अगर यूजफुल होगा तो ही यूज करना है। इवन आप मशीन लर्निंग में जब आप एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो सारे मॉडल एक ही साथ बिल्ड करोगे क्या, इफ नेसेसरी जितने होते हैं उतने बिल्ड होगे, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो कंसेप्ट जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस यूज केस के लिए जरूरी है, उसमें हम उसको इंक्लूड करके देखेंगे, ठीक है। ओके सर एक फ्लास्क का बता देना, वो फ्लास्क डेटा वैलिडेशन कैसे करना है। का क्यों, क्योंकि अभी आपको तो फास्ट KPI पता है, फ्लास्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइडेंटिक कैसे यूज करना है, मतलब रैक प्रोजेक्ट में। आई थिंक हमने फास्ट KPI के साथ देखा था आइडेंटिक, पर आप बोले थे कि प्रोजेक्ट में आपको दिखाएंगे। एंड हमने उस रैक को फास्ट KPI में कन्वर्ट भी किया था, इफ यू रिमेंबर, VS कोड में हमने उसको डिप्लॉय भी करके देखा था। डेटा वैलिडेशन का किया था क्या? उसमें वैलिडेशन भी हो रहा था, जो यूजर की क्वेरी आ रही थी। ओके देन आई विल चेक। या नो प्रॉब्लम। जो हमने HR से चैटबॉट डिप्लॉय करके देखा था, उस डिप्लॉयमेंट की फाइल में चेक करना। ओके श्योर। ठीक है, तो जस्ट फाइन ट्यूनिंग का इंट्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या, हमने 3 मेन कंसेप्ट होती है, ट्रेनिंग, ट्रांसफर लर्निंग एंड फाइन ट्यूनिंग। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आई थिंक मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यस, क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली? फाइन ट्यूनिंग में हम अडॉप्ट कर रहे थे, ट्रांसफर लर्निंग में जो प्री ट्रेन मॉडल है उसको एज इट इज यूज करेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल, हमने LSTM का मॉडल जब बिल्ड किया था कंप्लेंट क्लासिफिकेशन के लिए, तो वहां पे क्या हो रहा है, ट्रेनिंग स्क्रैच से हुई थी, सारा चीजें स्क्रैच से हुई थी। बट ट्रांसफर लर्निंग मतलब क्या हुआ है, जो भी किसी और का ट्रेन किया हुआ मॉडल है, प्री ट्रेन मॉडल है, उसको हम एज इट इज यूज करेंगे। तो कौन से यूज के लिए हमने किसी और का मॉडल एज इट इज यूज कर रहे थे? सर अभी जितने भी LLM यूज कर रहे हैं हम Exactly, कुछ यूज right? कर रहे हैं। जितने भी LLM यूज किए थे, समराइजेशन के लिए हो, रैक के लिए हो, एजेंट के लिए हो, एवरीथिंग, हमने LLM में कुछ चेंज किया है, जो ओपन AI ने, एंथ्रोपिक ने, गूगल ने जो कुछ दिया है उसको एज इट इज यूज कर रहे हैं, राइट। दैट इज ट्रांसफर लर्निंग। क्या कर रहे हैं, जो मॉडल ट्रेन करके दिया है उसको एज इट इज यूज करेंगे। देन फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, जो आपका प्री ट्रेन्ड मॉडल है, जैसे बर्ट मॉडल को हमने फाइन ट्यून किया था। फाइन ट्यून मतलब एक ऑलरेडी प्री ट्रेन्ड मॉडल है, उसको हमने फिर से ट्रेन किया था। ये 3 कंसेप्ट क्लियर है? आई थिंक मैंने उस टाइम पे आपको एग्जांपल भी दिया था। क्या एग्जांपल दिया था, अगर आपको आपके कंपनी के लिए कंसिडर एक GenAI का पर्सन हायर करना है, तो आपके पास 3 मेन थिंग्स है। क्या कर सकते हैं आप, एक फ्रेशर को हायर कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फ्रेशर। देन फ्रेशर क्या करेगा, उसको आपको पाइथन सिखाना पड़ेगा, मशीन लर्निंग सिखानी पड़ेगी, मे बी मशीन लर्निंग की जरूरत नहीं है, मे बी आपको पाइथन सिखाना पड़ेगा, आपको GenAI सिखाना पड़ेगा, आपको एजेंटिक AI सिखाना पड़ेगा। तो सब कुछ आपको स्क्रैच से सिखाना पड़ रहा है, राइट। दैट इज व्हाट ट्रेनिंग, हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। ट्रांसफर लर्निंग में क्या होता है, अगर हम ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस पर्सन को, जो किसी दूसरी कंपनी में GenAI के ऊपर ही काम करता है, उसको हायर करते हैं, तो उसको कुछ सिखाने की जरूरत है? नो, राइट। उसको हम एज इट इज यूज कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसफर लर्निंग के लिए। बट फाइन ट्यूनिंग में क्या होगा, हो सकता है जो वो पर्सन है उसको सिर्फ लैंगचेन तक ही आता है, उसने लैंग्राफ तक काम नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, उसका जो ऑलरेडी नॉलेज है जस्ट उसमें और थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है, इंप्रूव करना है। दैट इज व्हाट फाइन ट्यूनिंग। उसको ऑलरेडी पता है, न्यू थिंग जस्ट हम कुछ सिखा रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग, ट्रांसफर लर्निंग, फाइन ट्यूनिंग पर है। तो हमने मोस्ट ऑफ द जो
कंप्लेंट क्लासिफिकेशन तक था तो ट्रेन किया है, उसके बाद एलएलएम जितने भी यूज किए ट्रांसफर लर्निंग किया था, वर्ड को हमने फाइन ट्यून करके देखा था, बट अभी हम क्या करेंगे एलएलएम को फाइन ट्यून करके देखेंगे। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या होता है, जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर मतलब ओके ट्रेन जब कर रहे हैं, मॉडल ट्रेन हो रहा है, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय ट्रेनिंग? यस एग्जैक्टली, वेट एंड बायसेस को हम लर्न कर रहे हैं। तो उसी तरीके से जब हम बोलेंगे फुल्ली फाइन ट्यूनिंग, इसका मतलब क्या है, जितने भी वेट एंड बायसेस की वैल्यू है सारे के सारे अपडेट होते हैं। मतलब हम क्या बोल रहे हैं, अपडेटिंग ऑल लेयर्स, जितने भी लेयर्स हैं ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल। मतलब हम इसको क्या बोलेंगे, जितने भी आपके ऑल पैरामीटर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। दैट इज व्हाट फुल्ली फाइन ट्यूनिंग है। एंड जब हमने बर्ड को फाइन ट्यून किया था, वो फुल्ली फाइन ट्यून किया था। फुल्ली फाइन ट्यून मतलब सारे के सारे पैरामीटर्स को हमने अपडेट किया था। तो फाइन ट्यूनिंग करने के लिए भी आपको क्या होता है, मेमोरी या आपको जो भी रिसोर्स, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने देखा था 8 बिट मतलब कितना होता है, 1 बाइट, ये याद आ रहा है, 8 बिट मतलब 1 बाइट होता है। तो बर्ड का जो बेस मॉडल है उसमें 110 मिलियन पैरामीटर्स है। ठीक है, तो कंसिडर हमने फ्लोट 32 डेटा इसका यूज किया है, डेटा टाइप का। तो 110 वाला जो मिलियन वाला जो मॉडल है उसको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगेगा। फ्लोट 32 मतलब कितने बिट, यस 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स। ये समझ में आ रहा है कि ये कैलकुलेशन क्या कर रहे हैं हम? यस, तो बर्ड के लिए कितना स्पेस लगेगा जस्ट टू स्टोर, यस टू स्टोर बर्ड कितना लगने वाला है, 110 इंटू 4 कितना आता है, 440 मिलियन बाइट्स। मिलियन मतलब कितना होता है 10 टू द पावर, यस 6, 10 टू द पावर 6। एंड हमने देखा था 10 टू द पावर 6 बाइट्स मतलब क्या होता है, GB। एमबी। 10 टू द पावर 9 मतलब जीबी होता है। ठीक है, यस। तो आपको कितना लगेगा, 440 एमबी, इतना स्पेस लगता है स्टोर करने को। तो हमारे पास इजीली इतना स्पेस अवेलेबल होता है क्या, इवन रैम वगैरह, यस राइट। एंड जनरली क्या होता है, किसी भी मॉडल को जब आपको फाइन ट्यूनिंग करना होता है, फॉर फाइन ट्यूनिंग अप्रोक्सीमेटली, ये फिक्स नंबर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली जितना स्टोर करने के लिए लग रहा है उससे 4x स्पेस लगता है। ठीक है, तो अगर आपको 440 MB लग रहा है टू स्टोर बर्ट मॉडल, तो उसको फाइन ट्यून करने के लिए कितना स्पेस लगेगा या कितनी रैम वगैरह चाहिए, 440 इंटू 4 कितना हो जाएगा, अराउंड 1.7 GB समथिंग। यस सर। ठीक है, तो 1.7 GB लिख लेते हैं। तो आपको कितना स्पेस लगेगा फाइन ट्यूनिंग करने के लिए, 1.7 GB। तो इतनी रैम, इतना स्पेस हमारे पास अवेलेबल हो सकता है क्या इजीली? सर ये रोम है या रैम है? 1.7। रैम लगेगा। कोर मतलब ये रोम में चाहिए इतना स्पेस, एंड रोम रैम लगेगी इतनी, फाइन ट्यूनिंग के लिए रैम चाहिए होती है। ठीक है, तो इतनी रैम अवेलेबल होती है कि हमारे पास 1.7 GB, यस इजीली अवेलेबल होगी। 8 GB तक तो ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप में रैम अवेलेबल होती है। तो क्या होगा, इसलिए हम बर्ड जैसे मॉडल को फुल्ली फाइन ट्यून कर सकते हैं। बट कंसिडर आप क्या कर रहे हैं, एक कोई दूसरा मॉडल, जैसे एक एलएलएम आप ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने जो एलएलएम देखा था, कौन सा, लैमा का, उसमें कितने पैरामीटर्स थे, 8 बिलियन थे। ठीक है, तो अगर हमने 8 बिलियन पैरामीटर वाला मॉडल लिया
तो उसको स्पेस कितना लगेगा स्टोर करने के लिए, सिर्फ स्टोर करने के लिए कितना लगेगा? 8 GB। यस, नो 8 इंटू 10 to 4, the power 9, 8 इंटू 4 मतलब 32। अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, आपको 1 पैरामीटर स्टोर करने के लिए 4 बाइट्स लग रहे हैं, ठीक है? तो आपको 8 बिलियन पैरामीटर स्टोर करना है। अभी कितने लगेंगे? 32 बाइट्स। 8 इंटू 4 बिलियन बाइट्स, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये कितना हो गया? 32 बिलियन बाइट्स, बिलियन 10 बाइट्स। to the power 9, बिलियन मतलब कितना होता है? 10 टू द पावर 9, एंड 10 टू द पावर 9 मतलब कितना होगा? 32 GB। जीबी। तो आपको 32 जीबी का स्पेस लगेगा जस्ट टू स्टोर। तो 32 जीबी का स्पेस लग रहा है स्टोर करने के लिए, तो फाइन ट्यूनिंग के लिए कितना लगेगा? उसका 4x 4 कितना हो जाएगा? 128। तो यहाँ पे लिखते हैं 32 इंटू 4, 128 जीबी। तो इतनी रैम जनरली अवेलेबल हो सकती है? नो। नो। तो जैसे हमने बर्ड जैसे मॉडल को फुल्ली फाइन ट्यून किया था वो इजीली पॉसिबल है, बट जब हम कोई भी एलएलएम को फाइन ट्यून करने जाएंगे तो सबसे मेन चैलेंज क्या आएगा? कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस। आपके पास उतने ज्यादा जनरली कंप्यूटेशनल रिसोर्सेस नहीं होते। ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया। ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्लियर है? ये रेशियो फिक्स रहता है क्या सर 4x? इट इज और अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट लिखा है, फिक्स नहीं, ओके कम ज्यादा हो सकता है। ओके। ऑलराइट, देन सेकंड थिंग होती है, हम यहाँ पे जब फाइन ट्यून कर रहे हैं, फाइन ट्यूनिंग मतलब क्या हो रहा है? आपके जो पैरामीटर्स है उनको चेंज कर रहे हैं, राइट? तो जब आपने एलएलएम को पूछा, किसी भी एलएलएम को व्हाट इज कैपिटल ऑफ इंडिया, ये आपको आंसर दे देता है क्या? न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये नॉलेज उसके पास कहां से आ रहा है? जब मॉडल ट्रेन हुआ था तो उसके पैरामीटर अपडेट हुए थे, राइट? तो उसके पैरामीटर में नॉलेज स्टोर है, तो उसको कहा जाता है पैरामीट्रिक नॉलेज। पैरामीट्रिक नॉलेज मतलब क्या होता है? नॉलेज जो मॉडल के पैरामीटर में स्टोर होता है, ठीक है? नॉलेज स्टोर्ड इन पैरामीटर्स, ठीक है? तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आंसर कहां से मिल रहा है? जो भी उसके पैरामीटर में स्टोर है। बट जब हम ये अपडेट कर रहे हैं, पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, तो क्या ये पैरामीट्रिक नॉलेज लॉस्ट होने के चांसेस है? यस, समझ में आ रहा है क्या? पहले पैरामीट्रिक नॉलेज क्लियर है क्या है? बिकॉज ऑफ मॉडल के जो पैरामीटर्स है उसके उसमें कुछ नॉलेज स्टोर है, ठीक है? पैरामीटर के नंबर्स में, अगर उन नंबर्स को ही हम चेंज कर रहे हैं तो ये नॉलेज लॉस्ट हो सकता है। यस, समझ में आ रहा है ना ये सेकंड प्रॉब्लम? तो जब भी आप किसी भी एलएलएम को फुल्ली फाइन ट्यून करने जाएंगे तो ये मेन 2 चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस इन फुल्ली फाइन ट्यूनिंग एलएलएम्स, ठीक है? अगर कंसिडर पैरामीट्रिक नॉलेज वो फॉरगेट कर रहा है, मतलब उसका जो प्रीवियस नॉलेज लर्न किया था वो फॉरगेट कर रहा है। एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था फाइन ट्यूनिंग के लिए, एक पर्सन को लैंगचेन आता है बट हम उसको लैंग्राफ सिखा रहे हैं, बट अगर लैंग्राफ सिखाते सिखाते वो लैंगचेन को भूल रहा है तो उसको लैंग्राफ सिखाने का कुछ मीनिंग है क्या? यस, नो, राइट? तो सेम वे में यहाँ पे क्या होता है, अगर वो पैरामीट्रिक नॉलेज को फॉरगेट कर रहा है तो ये चैलेंज हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्या होगा? रिसोर्स कंस्टेंट, क्या बोल सकते हैं? रिसोर्स कंस्टेंट। रिसोर्स कंस्टेंट में क्या होगा? आपके मॉडल को ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड हो सकता है। एंड सेकंड क्या हो सकता है? उसको कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग। कैटास्ट्रोफिक, इसका क्या मीनिंग है? एलएलएम माइट फॉरगेट, क्या फॉरगेट कर सकता है? पैरामीट्रिक नॉलेज। ये 2 मेन चैलेंजेस समझ में आ रहे हैं क्या? जब हम मॉडल को फुल्ली फाइन ट्यूनिंग करने जाएंगे मेन 2 चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं, ये क्लियर है? ऑल राइट, बिकॉज ऑफ दीज 2 मेन चैलेंजेस कभी भी हम एलएलएम को फुल्ली फाइन ट्यूनिंग नहीं करने जाते।
कर सकते हैं, अगर आपके पास उतने रिसोर्सेस है तो कर सकते हैं, बट जनरली हम नहीं करेंगे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, क्या करते हैं, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, पैरामीटर इफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, या फिर उसी को पेप्ट कहा जाता है, क्या कहेंगे हम उसको, पेप्ट, ठीक है। तो पेप्ट में क्या होता है बेसिकली, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल पैरामीटर, इंस्टेड ऑफ अपडेटिंग ऑल पैरामीटर्स, हम क्या करेंगे, ओनली सबसेट ऑफ पैरामीटर, सबसेट मतलब क्या होता है, आउट ऑफ ऑल पैरामीटर ओनली फ्यू पैरामीटर्स हम अपडेट करेंगे, ओनली सबसेट ऑफ पैरामीटर्स अपडेटेड। ये समझ में आ रहा है क्या, पेप्ट एग्जैक्टली क्या है, यस। हम सारे के सारे पैरामीटर अपडेट अगर करने जाएंगे तो ये दो मेन चैलेंजेस आ रहे थे। तो कंसिडर अगर हमने आउट ऑफ 1 बिलियन ओनली, आउट ऑफ 8 बिलियन अगर हमने ओनली 1 बिलियन पैरामीटर्स अपडेट किए, तो ये दोनों प्रॉब्लम थोड़े से रिड्यूस हो सकते हैं क्या, रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी एंड फॉरगेटिंग का इशू भी, क्योंकि हम सारे पैरामीटर्स अगर अपडेट नहीं कर रहे तो, यस। तो इसी को पेप्ट कहा जाता है, पेप्ट समझ में आ रहा है, पैरामीटर एफिशिएंट फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। तो इसी पेप्ट के मेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इज लोरा, लो रैंक अडॉप्टेशन। तो टुमारो हम यही देखेंगे लोरा एग्जैक्टली क्या होता है, एंड ये जो सबसेट ऑफ पैरामीटर अपडेट करना है, तो आउट ऑफ 8 बिलियन, आउट ऑफ 8 बिलियन एग्जैक्टली कौन से पैरामीटर अपडेट करने के लिए चूज करना है, ये भी हमें देखना होगा, राइट। तो ये भी हम क्या करेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ये क्लियर है कि जो हमने फाइन ट्यूनिंग के रिगार्डिंग देखा, इसमें किसी को कुछ डाउट, जो भी हमने देखा क्लियर है सबको, ठीक है। तो टुमारो हम क्या करेंगे, ये जो भी चीजें हमने देखी थी उसको हम फिर से स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देन लोरा एग्जैक्टली क्या होता है, लो रैंक अडॉप्टेशन, इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, एंड देन उसको प्रैक्टिकली हम एक मॉडल लेंगे, उसको फाइन ट्यून करेंगे, एंड देन फाइनली आपके प्रोफाइल के ऊपर उस मॉडल को हम पुश करेंगे, ठीक है। तो सबको एटलीस्ट एक तो बिल्ड करके रखना है, ठीक है। ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, इसके ऊपर सर प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं क्या, फाइन ट्यून के ऊपर? कर सकते हैं, बट जनरली कंपनी में फाइन ट्यूनिंग नहीं होता है, तो आप पर्सनल लेवल पे बता सकते हैं, मोस्ट ऑफ द कंपनी में फाइन ट्यूनिंग नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं पर्सनल लेवल पे किया था एंड मैंने हगिंग फेस पे डाल के रखा है, दैट इज आल्सो सफिशिएंट। तो कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं? हम लैमा करके देखेंगे। हेलो सर। यस, आज सर मेरा माइक इशू है, मैंने चैट में क्वेश्चन पूछा है। actually your question is not visible to me. Can you write that again? Just question mark दिख रहा है मुझे, nothing else. Okay, now I got this. Some people use AI tool to crack the interview. यूरोप, मतलब अगर आपको कर, देखो क्या होता है, अभी कंपनी में जब आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज एआई टूल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोड लिखने के लिए। वहां पे मोस्ट ऑफ द जगह पे आप क्या करोगे, आप चैट जीपीटी, क्लॉड, इस टाइप के टूल्स का यूज करने वाले हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है आपका सारी चीजें क्लियर है, आपका आप जेएनआई क्रैक मतलब इंटरव्यू दे सकते हैं ठीक से, एमएल का दे सकते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर, एंड जस्ट आपका थोड़ा सा पाइथन कोडिंग का पार्ट वीक है, तो अगर आपको पॉसिबल होता है, मे बी बहुत सारे वेज है, मुझसे बेटर आपको पता होगा, डबल स्क्रीन अटैच करके स्क्रीन शेयरिंग का कुछ इश्यू करके ऐसे होता है, आप कर सकते हैं, बट ये कब करना है, जब आप जो आपकी कोर स्किल है जेएनआई एजेंटिक या फिर जो भी कुछ है उसमें आप कॉन्फिडेंस होंगे तो, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्रैक किया, बाद में कंपनी में जाके आप स्ट्रगल कर रहे हो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपका कंसेप्ट क्लियर है, जस्ट पाइथन कोडिंग का थोड़ा सा, जैसे क्या होता है
आप कंपनी में जाके कभी भी मोर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो, फैक्टोरियल के लिए कोड लिखो, ये सब करने नहीं वाले हो, राइट। जो आपका यूज केस है उसके लिए अगर आप कोड लिख सकते हो, एंड आप मोस्टली तो कंपनीज में एआई टूल्स यूज होने वाले हैं, एआई टूल्स का अच्छे से यूज कर सकते हो, देन यू कैन यूज एआई टूल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू, उसमें कुछ डाउट नहीं। बट अगर आप सारा इंटरव्यू आप उसी की हेल्प से दे रहे हो तो आई थिंक मैंने पहले भी कहा था, इंटरव्यू क्रैक करना डिफिकल्ट नहीं होता है, इंडस्ट्री में जाके सर्वाइव करना होता है। अगर आपको स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरव्यू क्रैक करके अगर आप कंपनी में जाओगे भी तो आप में बाद में प्रॉब्लम होने वाला है। तो पहले स्किल्स डेवलप करो, एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि एक पार्ट कमजोर है जैसे पाइथन कोडिंग, तो वहां पे अगर आपको लगता है आपको कुछ यूज करना है टूल्स वगैरह, यू कैन यूज दोस टूल्स। ठीक है, ठीक है, एजेंटिक रैक प्रोजेक्ट के लिए भी मैं स्क्रिप्ट ऐड कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके देन, सो टुमारो हम फाइन ट्यूनिंग करेंगे। अगर आपके पास हगिंग फेस का अकाउंट नहीं है तो बिल्ड अकाउंट टुमारो, एंड आपके अकाउंट के ऊपर एटलीस्ट एक ये होना चाहिए, उसकी लिंक भी आप आपके रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं, एंड रिज्यूम बिल्ड करना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट एनी डिले। उसमें आपको 1-2 दिन लगने वाले हैं, तो इस वीकेंड तक आपका अप्लाई करना स्टार्ट होना चाहिए, एंड नेक्स्ट वीक में आपके इंटरव्यू शेड्यूल हो जाने चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। एंड इंटरव्यू मतलब आपका जो एचआर सेशन टुमारो मॉर्निंग होने वाला था उसके रिगार्डिंग मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूं। अगर ग्रुप पे मैसेज नहीं आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका नहीं होगा। ठीक है, अगर होता है तो जस्ट फ्यू मिनट्स में ग्रुप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ओके देन, थैंक यू एवरीवन, बाय, गुड नाइट।